हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 28 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन के करंट अफेयर से। और वीडियो अगर पसंद आया करे तो लाइक शेयर वगैरह कर दिया करो भाई, ये सब कहना नहीं पड़े, आप इसको कर ही दिया करो बिना कुछ कहे ही। चलिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। दोनों दिवस के बारे में अच्छे से हम लोगों ने कल जाना था। एलसीए तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं पीएम मोदी। इसके अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए इसमें इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए अग्नि पहल शुरू की गई है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पेन में आईटी और क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स के मामले में अपनी जो टीसीएस कंपनी है ये टॉप पर रही है। और 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाएगा, बहुत ही फेमस होता है। बिहार राज्य सरकार ने मिशन दक्ष की शुरुआत की हुई है। इसके अलावा नासा ने अभी पृथ्वी पर 16 मिलियन किलोमीटर दूर अंतरिक्ष से एक लेजर बीम सिग्नल मैसेज प्राप्त किया है। 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक खेलो इंडिया पैरा गेम्स खेले जाएंगे। ये नई दिल्ली में आयोजन होंगे, पहला संस्करण होगा इसका। इस्पात मंत्रालय के द्वारा अभी राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य जी को और 4 और अन्य सदस्यों को। आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में अनीस भानवाला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने जीता है पिस्टल कैटेगरी में। चलिए, ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन। अब हम लोग बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ, लेकिन उससे पहले एमजेटी ऐप डाउनलोड करके रखो अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो। इस पर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ और क्विजेज प्रोवाइड की जाती हैं। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किस तिथि को नो नॉन वेज दिवस मनाने की घोषित किया? नो नॉन वेज डे, ये एक अजीब सा दिवस है। अब से 25 नवंबर को मनाया जाएगा नो नॉन वेज डे, यानी कि इस दिन नॉन वेज नहीं खाना है। ये 25 नवंबर का दिन चुना गया है। अब से 25 नवंबर को मांस रहित दिवस या कहें नो नॉन वेज डे मनाया जाएगा। ऐसा किया गया है किसके उपलक्ष्य में? तो ऐसा साधु हैं एक टीएल वासवानी, उनकी जयंती को देखते हुए उनकी जन्मतिथि पर ये घोषित किया गया है। अब नो नॉन वेज डे जो है ये यूपी में इस प्रकार से मनाया जाएगा कि ऐसा मतलब नहीं है कि आप चोरी छुपे खा नहीं सकते हो, बस आपको खिलाने वाली जो चीज़ें रहती है वो बंद कर दी जाएंगी। जैसे मांस की दुकानें, बूचड़ खाने, ये सब इस दिन बंद रहेंगे, ठीक है। और पहले से रखे हो तो खा सकते हो। फिलहाल ये अजीब सा डे लग रहा है मुझे भी, आप लोगों में से किसको लग रहा है आप भी बताइए कमेंट करके कि भाई नॉन वेज क्या, जिसका मन हो खाए, जिसका मन हो ना खाए, है ना। चलिए, फिलहाल इन्होंने ये कहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि टीएल वासवानी जी की जयंती पर और भी जो बड़े इवेंट्स हैं जैसे महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती, साधु टीएल वासवानी और महाशिवरात्रि के पर्व पर, इन सब के अवसरों पर भी बूचड़ खाने बंद रहेंगे और मांस की दुकानें बंद रहेंगी, ठीक है, नॉन वेज दुकानें बंद रहेंगी। तो ये घोषणा किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो अभी हाल फिलहाल की घटनाएं रही हैं उनको रिवीजन करेंगे। हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की गई है। मोहम्मद समी अहमद के गांव में स्टेडियम बनाया जाएगा और हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया गया है। हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया गया है। गंगा डॉल्फिन राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला पहला जिला बन गया है बरेली। और यूपी का पहला सोलर सिटी बनेगा अयोध्या। लखनऊ और वाराणसी में हर घर सौर अभियान शुरू किया गया है। गिफ्ट डीड योजना अपने ही परिवार वालों के बीच प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा 18 अटल आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। और ई ऑफिस सिस्टम वाला पहला जिला बन गया है कन्नौज। इसी को इत्र पर्यटन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। क्लियर है ना। लखनऊ में बनेगी नाइट सफारी। उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश कई दिन हो गए हैं, इसके बारे में हम लोगों ने नहीं रिवीजन किया है, तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, उत्तर प्रदेश जो है ये चौथा सबसे बड़ा स्टेट है। पहले नंबर पर राजस्थान आता है, सबसे बड़ा स्टेट है, और चौथा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और वैसे अगर पॉपुलेशन की दृष्टि से देखा जाए तो टॉप पर पड़ता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों ये 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। 8 राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और एक केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली। क्लियर है।
यूपी में जिले भी सबसे ज़्यादा हैं, 75 जिले हैं। विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें हैं 403। 100 विधान परिषद में सीटें हैं, 80 सीट यहाँ से लोकसभा में और राज्यसभा में 31 सीट जाती है। सभी में ये सभी से ज़्यादा है, मतलब टॉप पर है। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से यहाँ पर सेकंड टर्म देख रहे हैं एज ए सीएम। आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर है। गोविंद बल्लभ पंत सागर यहाँ पर है, मोती झील है, रामगढ़ ताल, सुरहा ताल है। दुधवा नेशनल पार्क ये इकलौता नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। कहाँ पर है? ये है कहाँ पर? लखीमपुर खीरी में है, पीलीभीत में नहीं, लखीमपुर खीरी में है। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पौता छोरा ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी भी है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और इसके अलावा इटावा लायन सफारी वगैरह है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गुजरात टाइटंस के नए कप्तान कौन बनाए गए? अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन लेने का मतलब है कि आईपीएल में कोई कप्तान बनेगा तो लिया जाएगा, नहीं। इसके पीछे का कारण ये है, देखो गुजरात टाइटंस को ना 2 बार लगभग ट्रॉफी जिता देने वाले हार्दिक पांड्या, एक बार तो जिता दिए थे, दूसरी बार रनर अप रहे थे, लगभग जीते थे। तो हार्दिक पांड्या को क्या हुआ ना, बहुत ही अजीब तरीके से रिटेन किया गया है। आज तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि किसी टीम का कोई कप्तान रहा हो और उस कप्तान को, जो कि ट्रॉफी भी जिताया हुआ हो, उस कप्तान को दूसरी टीम जो है वो खरीद लेती है, जबकि दूसरी टीम जो है वो रिटेन करी हो अपने कैप्टन को। फिर भी गुजरात टाइटंस ने इसको रिटेन किया था, किसको? हार्दिक पांड्या को। लेकिन उसके बावजूद गुजरात टाइटंस को इसके हाथों से हार्दिक पांड्या चले गए और चले गए मुंबई में। कैसे? अभी जानेंगे हम लोग। पहले तो यहाँ पर देख लो, देखो गुजरात टाइटंस के नए कप्तान अब शुभमन गिल को बना दिया गया है। शुभमन गिल आप जानते हो पिछली बार ऑरेंज कैप विजेता बने थे। ये हैं शुभमन गिल और ये हैं हार्दिक पांड्या, अमूमन सबको पता ही है। हार्दिक पांड्या जो हैं ये अब चले गए हैं कहाँ पर? मुंबई इंडियंस में। ये कप्तान हुआ करते थे गुजरात टाइटंस के। इनकी कप्तानी में अभी गुजरात टाइटंस नई टीम बनकर के आई हुई है। अब 10 टीमें खेला करती हैं आईपीएल में। तो 2 नई टीम बनी थी, एक लखनऊ सुपर जायंट, एक गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस को ये लीड कर रहे थे और इनकी कप्तानी में पहली ही बार में गुजरात टाइटंस ने जीत लिया आईपीएल का खिताब। दूसरी बार में, यानी कि पिछला जो हुआ इवेंट जो अभी 2023 का आईपीएल, उसमें रनर अप रहे थे, फाइनल हारे थे चेन्नई सुपर किंग्स से। लेकिन अब ये जो हैं मुंबई इंडियंस में चले गए हैं। कैसे गए हैं? इसके लिए ट्रेड हुआ है। क्या अभी ऑक्शन शुरू हो गया है? नहीं, अभी ट्रेडिंग हुई है। ऑक्शन से पहले की एक प्रक्रिया होती है कि कौन कौन से जो टीमें हैं वो किस किस खिलाड़ी को निकालना चाहती हैं, किस किस खिलाड़ी को रिटेन करना चाहती है, इसकी एक लिस्ट देनी होती है। तो वो लिस्ट दी गई है और उसके अनुसार पहले तो गुजरात टाइटंस ने इनको रिटेन किया, हार्दिक पांड्या को। मुंबई इंडियंस ने पहले क्या किया, अपना जो मतलब जिसको निकालना है, जिसको लिस्ट से बाहर करना है, वो लिस्ट जारी की, क्योंकि इनके पास पैसों की कमी थी मुंबई इंडियंस के पास। ठीक है, अंबानी वाली टीम है। अब ऐसा मत समझना अंबानी वाली टीम है फिर भी पैसों की कमी कैसे आ गई। देखो आईपीएल में ना एक फिक्स रहता है कि इतना ही पैसा खर्च कर सकते हो। ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से मनी डिसाइड की गई रहती है टीमों की, और वो हर साल थोड़ा मोड़ा बढ़ा दिया जाता है, लेकिन फिक्स रहता है उतने ही अमाउंट हर कोई खर्च कर सकता है। भाई पर्दे के पीछे चाहे जो खर्च करो, लेकिन आपको उतने ही अमाउंट में सब खिलाड़ियों का ऑक्शन में खरीदना होता है। तो अब उस मामले में मुंबई इंडियंस के पैसे खर्च हो गए थे, तो इन्होंने ग्रीन को, एक कैमोल ग्रीन करके एक खिलाड़ी हैं, उनको निकाला। उसके बाद इनके पास पैसे बचे, तो गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या को ये 15 करोड़ प्लस में खरीदने का ले लिया है डील। तो अब गुजरात टाइटंस से ये हार्दिक पांड्या को ले लिए। ठीक है, ऐसे गुजरात टाइटंस जो है ये रिटेन तो किए इनको एज ए कैप्टन के रूप में, पोस्ट भी डाले उसके लिए, लेकिन गुजरात टाइटंस से हार्दिक पांड्या जो है मुंबई इंडियंस चले गए। कुल मिलाकर के आसान भाषा में यही कहो, सब पैसे का खेल है भाई। ठीक है, और अब देखो फ्रंट में तो इतना ही खर्च कर सकते हैं जितना सभी टीमों को मिलेगा, लेकिन बैकग्राउंड में कौन कितना खर्च करता है कौन देखता है। 17 मैचों में 59.33 की औसत से 890 रन बना करके पिछली बार सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे शुभमन गिल, और शुभमन गिल सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भी अभी ये खिलाड़ी ओडीआई में बने थे, मैंने आपको बताया था अभी वर्ल्ड कप में। तो इनको फिलहाल कप्तानी दे दी गई है गुजरात टाइटंस की। आईपीएल पर मैंने वीडियो भी दी थी, पिछला वाला जब 2023 का हुआ था, तो अभी नया वाला संस्करण यानी 2024 वाला आने में काफ़ी समय है, तो अभी परेशान मत होइएगा। ये जाने रहिए कि 2023 का आईपीएल जो है ये चेन्नई सुपर किंग ने जीता है और 2022 का जीता था गुजरात टाइटंस ने। ठीक है ना। आगे
हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार मलेशिया ने 1 दिसंबर 2023 से किन देशों के नागरिकों को वीज़ा मुक्त सेवा या यात्रा शुरू की है। तो मलेशिया ने एक अनाउंसमेंट किया है कि चाइना और इंडिया इन दोनों देशों से अगर कोई यात्री आना चाहता है तो 1 दिसंबर से अगले 30 दिनों तक वो वीज़ा फ्री एक्सेस रहेगा उसके लिए। वीज़ा फ्री एक्सेस से क्या होता है कि वीज़ा आपको नहीं बनवाना पड़ेगा, बिना वीज़ा के आप मलेशिया घूम कर आ सकते हो केवल पासपोर्ट लेकर के, ठीक है ना। मैंने आपको एक दिन समझाया भी था, देखो वीज़ा और पासपोर्ट वगैरह में क्या अंतर होता है, फिर से समझ लो। पासपोर्ट मतलब ये होता है कि आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको ये दर्शाता है कि आप एक देश से दूसरे देश में जा रहे हो। ध्यान रहे, अगर अपने देश में यात्रा करनी है तो कोई पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, टिकट लो घूम के आओ देश में। लेकिन देश के बाहर जानी है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट अपने जो देश के द्वारा बनवाया जाता है वो होता है पासपोर्ट, उसको लेकर जाना होगा। अब देखो बहुत सारे देश हैं जो वीज़ा भी रखते हैं कि वीज़ा भी अनिवार्य किए हैं। इनका देशों के रिलेशन पर डिपेंड होता है कि कौन किस देश के लिए वीज़ा फ्री का एक्सेस किया है, कौन किस देश के लिए वीज़ा अलाउ किया है। तो इसमें क्या होता है, वीज़ा एक वो डॉक्यूमेंट होता है कि अगर आपको किसी दूसरे देश में जाना है तो उस देश को ये बताना होगा, उस देश से एक डॉक्यूमेंट बनवाना होगा कि हम इस पर्पज़ से आ रहे हैं, इतने दिन के लिए आ रहे हैं, कितने दिनों का हमारा वीज़ा है, ठीक है। तो यानी पासपोर्ट आपका देश देगा, वीज़ा सामने वाला देश देगा आपको वो डॉक्यूमेंट जो जिस देश में आपको जाना है। अब बहुत सारे, जैसे कि अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो भारत वर्तमान में 57 वीज़ा फ्री एक्सेस प्राप्त के साथ 80वें स्थान पर है। यानी 57 देशों ने इंडिया के लिए वीज़ा फ्री एक्सेस कर रखा है। यानी ये 57 देश की लिस्ट ऐसी है जहां पर भारतीयों के लिए कहा गया है कि आप आओगे तो आपको हमसे कोई अप्रूवल, कोई डॉक्यूमेंट बनवाने की ज़रूरत नहीं है, आप आ सकते हो, ठीक है। लेकिन बाकी जो दुनिया भर के देश हैं उन देशों में अगर आपको जाना है तो वहाँ पर आपको वीज़ा बनवाना पड़ेगा, यानी उस देश से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम आएँ कि ना आएँ, ठीक है। तो यहाँ पर 30 दिनों के लिए मलेशिया ने फ्री कर दिया है कि 30 दिनों के भीतर अगर आना चाहते हो आओ, घूम टाल करके जाओ। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले। आपने देखा था पिछले दिनों में मैंने आपको थाईलैंड और श्रीलंका के बारे में सेम चीज़ बताई थी कि थाईलैंड ने भी और श्रीलंका ने भी ऐसे ही किया है। अब मलेशिया भी इसको देख करके इसने भी वीज़ा फ्री एक्सेस किया है केवल 30 दिनों के लिए। एक्चुअली में ना भारत के लोग जो हैं ये पर्यटन बहुत करना चाहते हैं, खास करके सर्दियों में दक्षिण की तरफ जाएंगे। आप देखोगे अभी यहाँ पर देखो, जैसे मलेशिया अगर देखना चाहोगे तो यहाँ पर है, ये है मलेशिया, यहाँ से शुरू होता है और ये सब पड़ता है ये मलेशिया के अंतर्गत, ठीक है। नीचे सिंगापुर है और इधर ये इंडोनेशिया है। तो ये जो मलेशिया है ना, ये देखो साउथ में पड़ रहा है। साउथ में जितना जाएगा उतना ही भूमध्य रेखा के करीब जाएगा। तो भूमध्य रेखा के करीब है तो मतलब यहाँ पर गर्मी पड़ रही होगी। अपने उत्तर भारत में क्या है कि अभी के टाइम पे हम लोग के यहाँ थोड़ा सर्दी हो गई है, ठंडी आ गई। तो ठंडी के मौसमों में लोग यहाँ दक्षिण भारत में जाना चाहते हैं। अब दक्षिण भारत में श्रीलंका ने कहा हम भी वीज़ा फ्री एक्सेस कर दिए हैं, थाईलैंड ने कहा हम भी वीज़ा फ्री एक्सेस कर दिए हैं। तो मलेशिया के टूरिस्ट कम होने लगे। मलेशिया ने कहा अच्छा हम भी अपने यहाँ कम कर देते हैं, वीज़ा फ्री एक्सेस कर देते हैं। तो अब ये जो देश के नागरिक हैं भारत के, खास करके उत्तर भारत के और यहाँ के, ये लोग इन तीनों देशों में जाएंगे और तीनों देशों का टूरिज्म बढ़ाएंगे। समझ रहे हो बात मेरी। ऊपर ऐसे चाइना है, यहाँ पर भी ठंडी पड़ रही होगी, यहाँ के लोग भी आएंगे, है ना। चलो, तो फिलहाल यहाँ पर मलेशिया की अगर बात करें तो कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी होती है, प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम, मलेशियाई रिंगित यहाँ की करेंसी होती है। आगे, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री दोस्तों बन गए हैं कौन? क्रिस्टोफर लक्सन। हालांकि पिछले महीने जब चुनाव हुआ था तब इनके बारे में मैंने बताया था। 1 महीने से ज़्यादा का समय ले लिए हैं ये शपथ लेने में। अभी रिसेंटली इन्होंने शपथ ली है, शपथ ग्रहण की है और अब ये फाइनली बन गए हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, ठीक है ना। अभी वहाँ की जो गवर्नर जनरल है सिंडी केरो, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में। अच्छा, न्यूजीलैंड जो है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि न्यूजीलैंड जो है अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। पहले इसे हम लोग अब तक क्या पढ़ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उसी महाद्वीप में न्यूजीलैंड को भी काउंट कर लिया करते थे। ये देश है ना, ये ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में पापुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड वगैरह आता था। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक नया महाद्वीप खोजा गया। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। जो लोग कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे होंगे उनके लिए नया बात होगा। देखो, 8वां महाद्वीप है दुनिया में कितने महाद्वीप हो चुके हैं अब? 8 महाद्वीप हो गए हैं। 8वां महाद्वीप जीलैंडिया अभी खोजा गया है। जीलैंडिया खोजा गया है और जीलैंडिया में ये बताया गया है
कि जीलैंड में ये जो न्यूजीलैंड आपको दिख रहा है ना, ये 6% हिस्सा है, 6% हिस्सा है जो आपको दिख रहा है। बाकी 94% हिस्सा जो है ये इसका पानी में है, जलमग्न है। यानी कि 94% हिस्सा नहीं दिख रहा है हम लोग को, केवल 6% के रूप में न्यूजीलैंड दिख रहा है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि न्यूजीलैंड किस महाद्वीप में पड़ता है, जीलैंडिया महाद्वीप में पड़ता है। ये नया महाद्वीप अभी खोजा गया है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आप हिस्सा नहीं बताओगे। न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर होती है और बस, बाकी तो वेलिंगटन इसकी राजधानी होती है। आगे बात करते हैं, पिछले कुछ दिनों में कौन कौन नियुक्त किए गए हैं उनको हम लोग रिकॉल कर लेंगे, जिससे रिवीजन भाई होता रहे। अनीस शाह ये बनाए गए हैं फिक्की के अगले अध्यक्ष, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। गिरीश चंद्र मुर्मू संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं 2024 के लिए। विनय एम टोन्स को भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। ल्यूक फ्रीडेन ये लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने हैं और जेवियर माइली अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री बने हैं। देखो 3 प्रधानमंत्री तो हो गए ऐसे, न्यूजीलैंड के, लग्जमबर्ग के, अर्जेंटीना के। हीरालाल सामरिया ये भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं, यानी CIC हैं। मनोरंजन मिश्रा, मुनीष कपूर दोनों को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI का। जस्टिस राजेंद्र मेनन को दोस्तों अभी हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ये BRO के नए अध्यक्ष हैं। क्लियर। आगे, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा लॉन्च किए गए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ न्यूज़ ऐसी आती हैं कि ये उद्घाटन या ये आयोजन इतने समय को होगा, या 4 दिन बाद होगा, 2 दिन बाद होगा। तो ऐसे में यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले लिया करता हूँ एडवांस में, ठीक है, जिससे आपको समय से पहले न्यूज़ मिल जाए। तो कई बार क्या होता है कि मुझे 2 बार लेना पड़ जाता है, क्योंकि एक बार तो मैंने ये लिया कि वो आयोजन होगा, लेकिन कभी कभी ये होता है कि आयोजन जब हुआ तो उसमें कुछ और नई चीज़ इंपॉर्टेंट निकल करके आ गई कि उस आयोजन के दौरान ये चीज़ें हुई, तो इसलिए वो क्वेश्चन दोबारा लेना पड़ता है। अभी देखो कल हम लोगों ने ये क्वेश्चन कवर किया था, खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है कहाँ आयोजित किए जाएंगे। ये पहला संस्करण होने वाला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ पर इसका उद्घाटन मैंने कहा था ये अनुराग ठाकुर जी करेंगे आज, तो उद्घाटन किया इन्होंने, साथ ही साथ इसका लोगो भी जारी कर दिया और मस्कट भी जारी कर दिया। अब मस्कट जो होता है वो किसी भी खेल टूर्नामेंट का है, वो होता है इम्पोर्टेंट मस्कट, और वो पूछा जाता है। मस्कट बोले तो शुभंकर, तो शुभंकर इन्होंने लॉन्च किया है। अब शुभंकर पूछा जाता है, इसलिए भाई इसको क्वेश्चन को दोबारा लेना बनता है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स जिसका पहला संस्करण है वो जारी किया गया, लॉन्च किया गया। इसका पहला संस्करण होने जा रहा है नई दिल्ली में, और इसका मस्कट रखा गया है उज्ज्वला। उज्ज्वला एक प्रकार की गौरैया है, गौरैया चिड़िया है, तो कार्टून टाइप में बनाया ही जाता है। गौरैया चिड़िया आप लोग जानते हो, स्पैरो जिसे कहते हैं, ठीक है। तो उज्ज्वला नाम की स्पैरो जो है, गौरैया जो है, उसको मस्कट चुना गया है, मस्कट पूछा जाता है। खेलो इंडिया अब आ ही गया है, तो कुछ नई बातें जान लेते हैं। देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में मैंने कल बताया था आपको। खेलो इंडिया गेम्स सबसे पहले शुरू किए गए 2018 में, फिर आगे चल करके उसको कैटेगराइज करना शुरू किए। खेलो इंडिया गेम्स को खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिए, फिर खेलो इंडिया से ही एक निकाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो वो यूनिवर्सिटीज़ के बीच में होने लगा। फिर खेलो इंडिया से ही खेलो इंडिया विंटर गेम्स निकाले, तो विंटर ओलंपिक्स के लिए टारगेट करते हुए, मतलब इसका मेन मकसद है कि ओलंपिक्स या एशियन गेम्स जैसे बड़े इवेंट में खिलाड़ियों को तैयार करना, युवा खिलाड़ियों को तैयार करना। तो देखो जब खेलो इंडिया विंटर गेम होता है तो वो विंटर ओलंपिक्स को टारगेट करेगा, विंटर ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को प्रिपेयर करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम जो होता है वो आने वाले दिनों में जो ओलंपिक्स हुआ, एशियन गेम हुआ, कॉमनवेल्थ हुआ, उनके लिए खिलाड़ियों को प्रिपेयर करेगा। और खेलो इंडिया अब पैरा गेम्स जो होता है ये पैरा एशियन गेम्स, पैरा कॉमनवेल्थ गेम और पैरा ओलंपिक्स के लिए खिलाड़ियों को तैयार करेगा। तो ये पैरा एथलीट के लिए हो रहा है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ का भी मकसद है यूनिवर्सिटीज़ में भी खेल को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को निकालना। अब एक चीज़ और, जो खेलो इंडिया गेम्स होता है ना, इसके लिए बजट भी इस बार बढ़ा दिया गया है। पहले 3000 करोड़ था पिछले 4 वर्षों के लिए, अब अगले 5 वर्षों के लिए 3300 करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए हैं बजट को। अब आप समझो, देखो बजट बढ़ाया गया, इसका यूज़ कहाँ होगा, तो इसमें क्या होता है, जो गोल्ड जीतते हैं और जो सिल्वर जीतते हैं, गोल्ड जीतते हैं जो सिल्वर जीतते हैं, ऐसे 1000 लोग को लिया जाता है और उन 1000 लोगों को 5-5 लाख रुपए 8 सालों तक दिए जाते हैं। कितना? 5-5 लाख रुपए 8 सालों तक दिए जाते हैं, जिससे वो बेहतर कोच हायर कर सकते, बेहतर एडमिशन ले सके स्टेडियम्स में और अपनी तैयारी बेहतर कर सके, जिससे वो आगे चल करके भारत के लिए मेडल ला सके। तो ये खेलो इंडिया का पूरा सिस्टम है। अच्छा, इसको कराता कौन है? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
आपको लिखा भी दिख जाएगा साई, साई यहाँ नहीं लिखा है कहीं पे, साई आप कभी देखोगे ना तो उसमें SAI लिखा हुआ मिलेगा, तो वो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कराता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो नेशनल गेम्स होते हैं इसको कौन कराता है, तो इसको कौन कराता है, भारतीय जो ओलंपिक कमेटी है ना वो कराती है, ठीक है ना। आप मुझे कमेंट करके बताओ उसके अध्यक्ष कौन है। अच्छा ये देखो करंट अफेयर जैसे मैंने ये समझाया आपको, है ना, इसमें कोई भी चीज़ रटने वाली नहीं थी। एक बार आप अगर इसको समझ लिए तो अगली बार आपको याद रहेगा। ऐसे ही करंट अफेयर आपको समझ के पढ़ना है। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि रटो मत, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, रटो मत, समझते चलो, समझते चलोगे तो अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा लंबे समय तक। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो, ठीक है। वैसे SSC GD का भी बैच आया हुआ है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच में ज्वाइन ले सकते हैं। ये बैच कंप्लीट बैच है और अभी इस पर 30% का डिस्काउंट भी दिया गया है आपकी वैकेंसी को देखते हुए। 26,100 कुछ वैकेंसीज हैं, इसके लिए आप इसमें ज्वाइन कीजिए, आपका समझ लो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। 30% आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है MJT30। आपको ये पूरा कंप्लीट बैच मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 419 रुपये में, 419 रुपये में। जा करके MJT ऐप से इसे ले सकते हैं अगर आप सीरियसली SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो। सब्जेक्ट इसमें कवर कराए गए हैं, उनकी डिटेल क्लास नोट्स भी आपको दी जाएगी। चलिए MJT ऐप पर ये मिलेगा, किसी भी सहायता के लिए व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश आप जानते हो वैसे ही टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, सबसे ज़्यादा टाइगर वाला ये राज्य कहलाता है। तो यहाँ पर ना एक और टाइगर रिजर्व अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व अनाउंस हुआ है, तो ये अब बनाया जाएगा, पूरा फाइनल हो गया है कि कहाँ बनाया जाएगा, दामोह में बनाया जाएगा। दामोह में बनेगा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। ये 400 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया वाला होगा, क्षेत्रफल इसका होगा। ये दामोह, सागर और नरसिंहपुर इन 3 जिलों के अंतर्गत फैला होगा ये जो टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है ना, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो मध्य प्रदेश में ये होगा। एक्चुअली में ना केन बेतवा लिंक परियोजना चल रही है, बन रही है, और ये केन बेतवा लिंक परियोजना बहुत क्वेश्चन कई बार ये पूछा जा चुका जब से ये प्रोजेक्ट बन रहा है, इस पर विवाद भी हुआ था। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत जो पन्ना नेशनल पार्क है इसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो इसमें अफेक्टेड हो गया। इसकी बाद यहाँ पर ये फैसला लिया गया कि इसके लिए ना एक अलग से टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा, जिससे ये जो क्षेत्र इसका नेशनल पार्क का जो क्षेत्र है जो इस प्रोजेक्ट की वजह से प्रभावित हुआ है वो इससे कवर कर दिया जाए, ठीक है। तब जाकर के मामला सुलटा और अब वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। मध्य प्रदेश स्पेशल जान लेते हैं। मध्य प्रदेश से कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा 6 टाइगर रिजर्व हैं, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच, कान्हा, बांधवगढ़ और संजय दुबरी। अब देखो मैंने एक बार बताया था आपको, नेशनल पार्क मतलब ये हुआ पूरा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में आप पेड़ पौधों को भी प्रिजर्व करेंगे, संरक्षित करेंगे, वहाँ पर हर प्रकार के जीव जंतु होंगे, हर प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, वहाँ पर जल के भी संसाधन होंगे, मतलब पूरा एक बहुत बड़ा पार्क होगा, वो नेशनल पार्क हुआ। मान लो उसमें कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर केवल टाइगर्स ही रहते हैं, टाइगर्स रहते हैं, तो टाइगर्स भाई खतरनाक जीव होते हैं, तो बाकी लोगों को या फिर और भी जो जानवर हैं उनको वहाँ से जाने से रोका जाएगा कि उस क्षेत्र में न जाओ। वो क्षेत्र जो है वो टाइगर के लिए रिजर्व है, यानी कि नेशनल पार्क का एक छोटा हिस्सा टाइगर रिजर्व हो सकता है ना। तो नेशनल पार्क एक पूरा हिस्सा हुआ, उसका छोटा भाग हुआ टाइगर रिजर्व। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, है ना। तो समझ लो सबसे बड़ा वाला रूप नेशनल पार्क है, इसीलिए आपको यहाँ पर पन्ना, पेंच भी दिख रहा है, कान्हा भी दिख रहा है, अन्य नाम दिख रहे हैं ना। ये नेशनल पार्क में भी आपको मिलेंगे और ये आपको टाइगर रिजर्व में भी मिलेंगे, यानी इस नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व भी है ना। चलो तो अब 12 नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क यहीं पर है। 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 6 टाइगर रिजर्व हैं यहाँ पर। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश में। अभी बाघों की संख्या पर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 785 बाघ बताए गए थे केवल और केवल मध्य प्रदेश में। कुनो नेशनल पार्क है जहाँ पर दोस्तों चीते लाए गए हैं। सबसे पहले तो नामीबिया से लाए गए, फिर साउथ अफ्रीका से अब लाए जा रहे हैं और आने वाले 10 सालों में 100 से ज़्यादा चीते लाए जाएंगे। हाल ही में मुंबई की एक रोड का नाम किस अभिनेता के नाम पर रखा गया। तो दोस्तों एक अभिनेता हैं विक्रम गोखले, एक्चुअली में थे विक्रम गोखले जी, इनका निधन हो चुका है। इनको आप पहचानते जरूर होंगे, इनकी कोई न कोई मूवी में इनको देखा ही होगा।
तो विक्रम गोखले जी का निधन हो चुका है, पिछले साल निधन हुआ था 2022 में 77 वर्ष की उम्र में 26 नवंबर को। तो इन्हीं की पुण्यतिथि के अवसर पर यानी 26 नवंबर को महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया है कि एक रोड है, बहुत ही फेमस रोड है, प्रमुख रोड है मुंबई में, तो उसको नटश्रेष्ठ विक्रम गोखले मार्ग के रूप में जाना जाएगा, नटश्रेष्ठ विक्रम गोखले मार्ग। ठीक है। अच्छा, अगर विक्रम गोखले जी के बारे में बात करें तो 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पा चुके थे। इसके अलावा मराठी फिल्म आई थी एक अनुमति, उस फिल्म के लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है। तो इनके नाम पर होगा मुंबई में एक सड़क का नाम। अगला, हाल ही में ईश्वर शर्मा ने यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो यूरोपियन योग स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अभी हुआ और उसमें ईश्वर शर्मा जो कि भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के इंग्लैंड के ये हैं, और इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल। देखना चाहोगे ईश्वर शर्मा कौन है? ये हैं ईश्वर शर्मा। तो ये योग कर रहे हैं और योगा का ही ये कंपटीशन भी था, और इस कंपटीशन में मात्र 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने जीत लिया है यूरोपीय योग खेल चैंपियनशिप, स्पोर्ट चैंपियनशिप। स्वीडन में ये आयोजित हुआ था और इसको इन्होंने जीत लिया है गोल्ड। ठीक है ना। 3 साल के थे तभी से ये योगा कर रहे हैं और अब 13 साल तक आते आते चैंपियन भी बन गए। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ष 2023 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2023 का बुकर पुरस्कार दोस्तों इस बार किसे मिला है? पॉल लिंच को। पॉल लिंच जो हैं ये आयरलैंड के हैं, आयरलैंड के लेखक हैं, ये देख रहे हो इनको, यही हैं पॉल लिंच। और इनको इनकी पुस्तक, इनका उपन्यास है बेसिकली एक पैगंबर सॉन्ग। इस पैगंबर सॉन्ग के लिए इनको मिला है बुकर पुरस्कार 2023 का। बुकर पुरस्कार 2023 का ये है, 2022 का भी आपसे पूछा जा सकता है। 2022 में इसे पाया था सेहान करुणा तिलका ने। सेहान करुणा तिलका ने किसके लिए पाया था? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा के लिए। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था एसएससी में पिछली बार। ठीक है ना। तो इस पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था 2022 का। 2023 का किसे मिला है? पैगंबर सॉन्ग के लिए पॉल लिंच को। बुकर पुरस्कार क्या होता है? बुकर पुरस्कार बेसिकली साहित्य के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार होता है, जो ऐसे साहित्यकारों को दिया जाता है या कहें कि उनकी पुस्तकों के लिए दिया जाता है जो पुस्तकें यूके में या आयरलैंड में पब्लिश हुई रहती हैं। ठीक है ना। तो यूके और आयरलैंड में पब्लिश हुई पुस्तकों को दिया जाता है। बहुत बार क्या होता है, लेखक कहीं और के होते हैं, पब्लिश जाकर वहाँ पर कराते हैं जिससे बुकर पुरस्कार जीत जाए। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय को NAAC द्वारा A++ ग्रेडिंग में शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में दोस्तों छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर को, CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर को A++ ग्रेडिंग में शामिल किया गया है। इसे किसके द्वारा? NAAC के द्वारा। NAAC का मतलब होता है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। तो इसके द्वारा अभी उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये जो CSJM यूनिवर्सिटी है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है कानपुर की, इसको मिला है A++ का दर्जा। ये एक प्रकार का समझो सर्टिफिकेशन है, जिसके बाद ये पता चलता है कि इसमें सुविधाएं कैसी हैं। ठीक है ना। सुविधाओं से लेकर के सिलेक्शन क्राइटेरिया से लेकर बहुत सारी चीज़ें चेक करके सर्वे करके ये अच्छे से तब देते हैं। अच्छा, वर्तमान में अगर बात करें तो CSJMU से 617 कॉलेज जो हैं ये एसोसिएटेड है या कहें एफिलिएटेड हैं। आप भी देखते होंगे, आपके आसपास में रीजन में भी कोई 1-2 कॉलेज छोटे मोटे होते होंगे, वो किसी से संबद्ध होते होंगे, किसी यूनिवर्सिटी से ना। वैसे इसमें बात किया जाए तो 617 कॉलेज जो हैं वर्तमान में इससे संबद्ध हैं। CSJMU की स्थापना 1966 में की गई थी, कानपुर में की गई थी। इसकी कुलपति कौन है? कुलाधिपति कौन है? देखो, चांसलर को कहा जाता है कुलाधिपति, कुलाधिपति है ना। अब देखो, अगर कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो केंद्रीय विश्वविद्यालय स्तर का है तो राष्ट्रपति होगा कुलाधिपति, और अगर राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है तो उसके जो कुलाधिपति होती हैं वो वहाँ की गवर्नर होते हैं। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जी। ध्यान रहे, कुलाधिपति की बात कर रहे हैं, चांसलर की बात कर रहे हैं, कुलपति की नहीं। कुलपति कौन होते हैं? कुलपति यानी VC जिसे कहा जाता है वाइस चांसलर, वो हैं प्रोफेसर विनय कुमार पाठक। तो कुलपति मतलब वाइस चांसलर और कुलाधिपति मतलब चांसलर। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, VC तो पता होता है लेकिन हिंदी में जब पूछ लेता है क्वेश्चन तो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। कुलपति में लगा देंगे आनंदीबेन पटेल को, कुलपति ये होते हैं, ये कुलाधिपति होते हैं। ठीक है। चलो, तो बस ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को,
और अपना व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर वन लाइनर दिया जाता है, डेली आप रिवीजन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। जैसे कि मैंने आपको कहा है, कुछ चीज़ों पर काम चल रहा है आपके लिए ही आने वाली है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, उसके बाद शाम वाली भी क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा है, तो भारत है। और बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो सौरभ कुमार को नियुक्त किया गया है। आज आपको क्या बताना है, संविधान दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी, ये बता दीजिए। इसके अलावा कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है ये भी आप हमें बता दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।